नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का कहानी लेखन का प्रश्न इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं यशवंतराव चौहान विद्यालय यशवंतनगर सैयदी कारखाना हाई स्कूल श्री SV चौहान आज आपको कक्षा 10वीं का कहानी लेखन का जो 5 अंकों का प्रश्न है इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, हमारे 10वीं के प्रश्न पत्र में नए पाठ्यक्रम में कहानी लेखन का जो प्रश्न है, यह कहानी लेखन का प्रश्न हमें मुद्दों के आधार पर पूछा जाता है। जो प्रश्न होता है वो प्रश्न किस तरह का होता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में से आ में से एक जो है यहाँ कहानी लेखन अंक 5। अब जो मार्च 2020 में जो हमारी परीक्षा 10वीं की हो गई, उस प्रश्न पत्र में पूरी पत्रिका में हमें यह प्रश्न कहानी का दिया गया था और इसके ऊपर कहानी लिखने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70-80 शब्दों में कहानी लिखिए, उसमें शीर्षक और सिक का होना आवश्यक है। इस तरह का प्रश्न हमें पूछा जाता है और नीचे हमें जो है रूपरेखा दी जाती है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो पहले ध्यान से यह रूपरेखा को हमें पढ़ना है। ध्यान देकर हमें रूपरेखा को पढ़ना है। एक एक शब्द को ध्यान में लेते हुए अगर हम आगे पढ़ते गए तो पूरी कहानी जो है, ये पूरी कहानी हमारे दिमाग में आ जाती है और उसके बाद में हम जो है वो कहानी लिखना शुरू कर देंगे। कहानी लिखने से पहले और एक बात याद रखना कि शीर्षक हमें सबसे पहले ऊपर लिखना है। पन्ने के बीचों बीच हमें शीर्षक लिखना है और इसलिए यहाँ जो है शीर्षक या तो कहानी लिखने से पहले अगर आपको आता है तो पहले लिखिए, नहीं तो कहानी यहाँ जगह छोड़िए, 2 पंक्तियां खाली छोड़ दीजिए। कहानी पूरी लिखने के बाद, कहानी लेकर हमारा पूर्ण हो जाने के बाद शीर्षक लिखिए। शीर्षक शुरू में लिखना ही अच्छा होता है। अगर हम पूर्ण हो जाने के बाद अगर हमने लिखी तो भी चलता है। देखिए, कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी भूतकाल में हमें लिखना है, ध्यान में रखिए। और एक एक मुद्दे को लेकर, जैसे कि यहाँ देखिए, एक गांव पीने के पानी की समस्या पहला मुद्दा है। एक गांव पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी काम में जुटना, धीरे धीरे एक एक का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। ध्यानपूर्वक रूपरेखा को अगर हमने पढ़ा तो यह पूरी की पूरी कहानी हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, आ जाती है। ऐसा हमें लगता है कि यह कहानी मैंने पहले कहीं पढ़ी है, सुनी है और लिखी भी है। यह धीरे धीरे हमें याद आने लगता है और कहानी का पूरा जो ब्यौरा है वो हम समझ जाते हैं। अब असल में हम कहानी लिखना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ जो है पहला परिचय, 3 परिच्छेद हमें करना है। 3 परिच्छेदों में हमें कहानी लिखना है। पहला परिच्छेद यहाँ जो है एक एक मुद्दे को लेकर मैंने यहाँ एक एक वाक्य, एक मुद्दे का 1 या 2 या 3 वाक्य बनाने का प्रयास किया है और इस तरह से यह कहानी पूरी जो है वो ऊपर से लेकर
शुरू से लेकर अंत तक मैंने लिखी है। देखिए, यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक रामेश्वर नाम का गांव था। गांव का नाम हमें देना है। यहाँ रूपरेखा में हमें गांव का नाम नहीं दिया है, हम एक गांव का नाम भी दे देंगे। उसके बाद में जो यहाँ मुद्दों में दिया गया है उसी को लेकर हम एक एक दो वाक्य हम बनाते जाएंगे। वो वाक्य हमारा होगा, अपना होगा वाक्य, सीधा सा, सादा सा, आसान सा, कम शब्दों वाला वाक्य हम कहानी में बनाएंगे, लिखेंगे। इसका एक फायदा होता है कि हमसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कम होती हैं। इसलिए यहाँ जो है मैंने कम शब्दों वाले वाक्य बनाए हैं, कम शब्दों वाले वाक्य बनाए हैं और कम शब्दों वाले वाक्य बनाकर ये कहानी मैंने लिखी है। देखिए, अब आगे देखिए, घर घर के हर व्यक्ति को पानी के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, भटकना पड़ता था। गांव के सभी लोग परेशान थे। इस गांव में दीनदयाल नाम का एक मुखिया रहता था, प्रमुख मुखिया यानी प्रमुख रहता था। वो अपने कुएं से लोगों को हर रोज एक मटका पानी देता था, यानी उसके घर में अपना व्यक्तिगत जो कुआं था उस कुएं से सभी गांव वालों को एक एक मटका वो पानी दे देता था। और उसके बाद में जो है वो उसके काम के कारण गांव के लोगों को पानी देता था, इसके लिए वो सराहना का पात्र बना था, सराहना का पात्र बना था। इस शब्द को जो है सराहना करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। यहाँ क्या किया है मैंने, कहानी लिखते समय हमें 2, 3, 4 मुहावरे यानी 1 से 4 तक मुहावरे हमें लिखना आवश्यक है। कहानी हमारी जो है रोचक होने के लिए मुहावरों का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कोई अगर सुवचन हमने लिखा तो भी बेहतरीन होता है, तो भी हमारे लिए अधिक अंक देने के लिए वो उपयुक्त रहते हैं। यानी ऐसे जो मुहावरे हमने लिखे हैं इन मुहावरों को अधोरेखांकित करेंगे। बाद में दूसरा परिचय जो है इन मुद्दों को लेकर मैंने लिखा है। देखिए, गांव के पास 2 तालाब थे, मगर वो तालाब जो है वो गंदगी से भरे हुए थे। एक दिन यह मुखिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, सभा का आयोजन करता है, सभी लोगों को वहाँ एकता का बल और श्रमदान का महत्व वो समझा देता है। इस सभा में श्रमदान का निर्णय हो जाता है। सभी लोग जो है वो अब हम कल से तालाब में श्रमदान करेंगे यह निर्णय ले लेते हैं। परंतु दूसरे दिन क्या हो जाता है, दूसरे दिन केवल एक ही आदमी तालाब में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए आता है, बाकी के लोग नहीं आते। परंतु वह जो व्यक्ति आया था, आदमी आया था, वो वापस नहीं जाता। वह क्या करता है, तो वह अकेला उस तालाब की गंदगी को निकालने का काम शुरू कर देता है, निकालने का काम शुरू करता है। इस अकेले आदमी का हौसला देखकर गांव के बाकी के लोग भी धीरे धीरे आकर सफाई के काम में जुट जाते हैं। इस अकेले व्यक्ति का हौसला देखकर बाकी के लोग जो है वो भी आकर काम करना शुरू कर देते हैं। एकता की शक्ति बहुत शानदार होती है, एकता की शक्ति बहुत शानदार होती है। देखिए, कोई भी काम करते समय अगर एकता हो, परिवार में अगर सभी सदस्य एक हो तो उस परिवार की उन्नति, प्रगति हो जाती है। ये अक्सर हम देखते हैं। उसी तरह से अगर गांव में एकता हो, एकता की शक्ति अगर गांव ने दिखाई तो कोई भी मुश्किल काम बहुत आसान बन जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ जो है एकता की शक्ति बहुत शानदार होती है, शानदार। इस शब्द का प्रयोग जो है बहुत अच्छी तरह से मैंने किया है, शानदार।
उसके बाद में तीसरा परिच्छेद मैंने किया है सभी गांव वालों के सूझबूझ के कारण एक दूसरे को सभी लोगों ने समझ लिया, एक दूसरे के मन की समस्या, एक दूसरे के मन के विचार सभी लोगों ने समझ लिए। यह जो सूझबूझ है, इस सूझबूझ के कारण तालाब का कीचड़, प्लास्टिक और अन्य गंदगी देखते देखते गायब हो जाती है। बरसात में तालाब स्वच्छ पानी से भरने लगा और गांव की पानी की जो समस्या थी वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यानी यहाँ जो है इस तरह से कहानी जो है मैंने यहाँ संक्षेप में लिखी है। 70-80 शब्दों में लिखने का मैंने प्रयास किया है। अब अंत में सीख जो है एक वाक्य में सीख होनी चाहिए, सीख एक वाक्य में होनी चाहिए। अब और एक बार फिर से देखिए, महत्वपूर्ण बातें मैं अब बताने जा रहा हूँ। शीर्षक जो होता है वह शीर्षक एक या दो शब्दों का होता है। शीर्षक एक या दो शब्दों का होता है। जैसे यहाँ मैंने दिया है, यानी एकता का फूल, एकता की शक्ति, एकता का बोल, इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे वह शीर्षक आप यहाँ दे सकते हैं, वो एक या दो शब्दों में। और सीख जो होती है, यह सीख जो है, यह सीख पूर्ण वाक्य में लिखनी है। पूर्ण वाक्य में हमें सीख को लिखना है, ध्यान में रखिए। यानी शीर्षक एक या दो शब्द में, सीख एक पूर्ण अर्थपूर्ण एक वाक्य में, अर्थपूर्ण एक वाक्य में। यानी 3 परिच्छेदों में हमें कहानी लिखना है, कहानी भूतकाल में लिखना है। क्रम से घटना जो है, घटनाक्रम वह शुरू से लेकर अंत तक जो है वो ठीक तरह से हमें लिखना होगा। उसके बाद में बीच बीच में जो है हमें मुहावरे, सुवचन आदि जैसे अच्छे शब्दों वाला, अच्छे वाक्यों वाला हमें प्रयोग करना है। अगर हम मुहावरे नहीं लिख सके, अच्छे सुवचन नहीं लिख सके, तो कम से कम अच्छे शब्द जो है इस परिच्छेद में 3 या 4 महत्वपूर्ण, आपको लगने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को हम अधोरेखांकित करेंगे। अधोरेखांकित, जैसे कि मैंने यहाँ एक शब्द अधोरेखांकित किया है, मुहावरे का शब्द जो है वो अधोरेखांकित किया है। अब बाकी का जो है, जो आपको अच्छा लगेगा वो शब्द जो है वो हम यहाँ परेशान, दिलचस्प, परेशान, सराहना करना। इसके बाद में जो है आगे जाने के बाद अगर हमने श्रमदान शब्दों को अधोरेखांकित किया तो भी चलेगा। उसके बाद में जो है नीचे हम आते वक्त जो हौसला शब्द अधोरेखांकित कीजिए। यह भी शब्द जो है वो हमें अधोरेखांकित करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो है वो शानदार शब्द, देखिए एकता की शक्ति, इस शब्द को भी अधोरेखांकित हम कर सकते हैं। शानदार शब्द को हम अधोरेखांकित कर सकते हैं। इसके बाद में सूझबूझ, यह शब्द भी महत्वपूर्ण हमें लगता है, इसे भी आप अधोरेखांकित कीजिए। और इस तरह से हम इस कहानी को लिखेंगे। सीख का पूर्ण वाक्य, सूझबूझ का फल बहुत मीठा होता है। यहाँ इस शब्द को फिर एक बार अधोरेखांकित कीजिए। इसका क्या फायदा होता है? इन शब्दों को, मुहावरों को, सुवचनों को अधोरेखांकित करने का फायदा क्या होता है? जांच करने वाले जो अध्यापक है, इसके ऊपर आपके इस कहानी लेखन का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह अधिक से अधिक आपको इसके अंक देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अब इसका अंक विभाजन जो है कैसे होता है? कहानी लेखन का जो अंक विभाजन है, वह अंक विभाजन कैसे होता है? देखिए, शीर्षक, यह जो शीर्षक लिखा है, इस शीर्षक के लिए, इसके लिए 1 अंक होता है। 1 अंक शीर्षक के लिए 1 अंक होता है। उसके बाद में
प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति, प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति। और आदि बातें जो हमने लिखी है वह कितनी अच्छी ढंग से लिखी है, कितनी अच्छी तरह से लिखी है, वाक्यों का मेल बहुत अच्छी तरह से रखा है या नहीं। इन सभी बातों को देखकर उसके लिए यहाँ जो है 2 अंक रखे जाते हैं। इसके लिए 2 अंक रखे होते हैं, दो अंक, 2 अंक रखे हुए होते हैं। उसी के साथ साथ जो है इसमें बीच में, जैसे मैंने कहा कि आपने मुहावरों का प्रयोग किया है, सुवचनों का प्रयोग किया है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसके लिए 1 अंक रखा गया है। यानी मुहावरे, अच्छे शब्द, सुवचन और शुद्ध भाषा शैली, के लिए 1 अंक होता है। शुद्ध भाषा शैली के लिए 1 अंक, यानी मुहावरेदार शब्द, रोचक, शुद्ध भाषा शैली, ह्रस्व, दीर्घ, वर्तनी की गलती, इन सभी बातों को देखकर 1 अंक आपको इसका अंकदान किया जाता है। इसके बाद में अंत में जो सीख हमने लिखी है, यह सीख पूर्ण एक वाक्य में जो लिखी है, इसके लिए 1 अंक होता है। 1 अंक सीख के लिए, यानी जांच करने आने वाले अध्यापक जो इस तरह से अलग अलग अंक, प्रथम अंक, अलग अंक, शीर्षक के लिए अलग अंक देता है, इसके लिए वह 2 अंकों का विभाजन करता है। बाद में यह 1 अंक देते समय जो है वो क्या करता है कि मुहावरेदार, रोचक, शुद्ध भाषा शैली इन्हें देखता है। कभी कभी यह 2 और 1 अंक, 3 अंक, 3 में से अंक अध्यापक आपको देते हैं। यानी प्रभावी, प्रवाही भाषा शैली, मुहावरेदार, रोचक, शुद्ध भाषा शैली, सभी को मिलाकर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 3 परिचय जो है, इन 3 परिचितों को पढ़कर 3 में से अंक वो आपको देता है और इसका सिक्का 1 अंक। इस तरह से जो है आज हम यहाँ 5 अंकों का जो कहानी लेखन का प्रश्न है, ये कहानी लेखन का प्रश्न हमने आज इस तरह से देखा है। इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आपके कापी में लिख लो और बार इसका जो है वो सराव कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो इंसान अधिक प्रैक्टिस करता है, लेखन विभाग की जो छात्र अधिक प्रैक्टिस करता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से इसका लेखन करता है। यह वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।